हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल इजी जीएस में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार भट्ट आपको फिर एक नया चैप्टर शुरू करते हुए, क्योंकि पिछला चैप्टर आपने देखा कि यूनिवर्स में इस पृथ्वी का लोकेशन क्या था, गैलेक्सी का लोकेशन क्या था, और उसके पहले हमने देखा कि यूनिवर्स ओरिजिन कैसे हुआ। हालांकि उस चैप्टर को, यूनिवर्स को यहाँ बोर्ड पे दिखाना इतना आसान काम नहीं था। उसके लिए काफ़ी बुक्स के अध्ययन करने पड़े। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे उसमें जिसको मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में सॉल्व नहीं कर पाया था, लेकिन यहाँ पर बताने के लिए उसको बहुत सारे बुक्स का, बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ा। अगर आप पढ़ते हैं, आप सेल्फ स्टडी करते हैं, हमारा वीडियो देख करके आप कोई एक बुक लेकर के पढ़ते हैं बढ़िया से और क्वेश्चन आंसर बनाते हैं, तो उसी में हमारी सफलता निहित है। प्रयास करेंगे कि आपको जो मैंने पढ़ाया उससे कुछ क्वेश्चन राइज करें, और आप क्वेश्चन का जवाब देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या पढ़ा। खैर, आगे बढ़ते हैं नए चैप्टर की ओर, लोकेशन ऑन द अर्थ। अभी तक हम लोग केवल लोकेशन ही पढ़ रहे थे। कभी सोलर सिस्टम का लोकेशन, कभी सूरज का लोकेशन, कभी अर्थ का लोकेशन, कभी गैलेक्सी का लोकेशन। अब इन सब सारे लोकेशन जानने के बाद अब इस पृथ्वी पर स्थित प्लेसेस, जगहों का, राज्यों का, देशों का और महादेशों का लोकेशन हम लोग जानेंगे। कैसे आखिर हम पता करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि क्यों जरूरत है उन लोकेशन को जानने के लिए। पृथ्वी पर अगर किसी जगह को ढूंढा जाए, सपोज करिए कि ये हमने ग्लोब बनाया और इस ग्लोब पर यहाँ पर कोई देश स्थित है, इसको कैसे ढूंढा जाए। यहाँ पर बैठा हुआ, यहाँ पर यूरोप में बैठा हुआ व्यक्ति एशिया के देशों को कैसे ढूंढेगा, यहाँ से कैसे अपने व्यक्तियों को बताएगा कि आप एशिया के अमुक जगहों पर आप जाएं, क्योंकि उन दिनों इस तरह के कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे। जिस समय लोकेशन की जानकारी के लिए इस पे बहुत सारी रेखाएं खींची गई, जिनको कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखा कहते हैं। उन दिनों इस धरती पर कम्युनिकेशन के साधन अवेलेबल नहीं थे। यहाँ तक कि मोटर गाड़ियां भी नहीं हुआ करती थी, एरोप्लेन की तो बात ही छोड़ दीजिए। फिर उन दिनों बताया जाता था कि आखिर यहाँ पर रिसर्च होता था कि कैसे आप एशिया में जाएंगे। तो इससे भी पहले एक और क्वेश्चन उठता है कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। यूरोप वालों को एशिया के पास जाने के लिए एक्चुअली में यूरोप और एशिया कनेक्टेड है, लैंडमार्क से, लैंड रूट से कनेक्टेड है, लेकिन सी रूट से कनेक्टेड नहीं था। एक्चुअली में सी रूट से ही एशिया को खोजने की जरूरत पड़ी थी। और उन दिनों जो बोट हुआ करते थे वो काफी लोअर कैटेगरी के बोट थे। एक बार अगर वहां चला जाता था तो 2-3 महीने लग जाते थे, 6 महीने लग जाते थे यूरोप से एशिया में आने में। और वहां के लोगों को बताया जाता था कि जाओ ऐसे ऐसे जाना। जब समुद्र के बीच में आप जाएंगे तो समुद्र में केवल पानी पानी नजर आएगा, कोई स्थल भाग तो नजर ही नहीं आएगा। फिर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कहां पर कौन जगह है, कहां पर कौन जगह नहीं है। तो अब हम इस बिंदु पर आते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, एक चीज आप समझिए
कि इसकी जरूरत पड़ी औद्योगिक क्रांति के बाद। और औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के मध्य के बाद से शुरू होती है, मतलब 1750 एडी के बाद से शुरू होती है। ये बाद से औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसके बाद से शुरू थी। तभी से लोगों को जरूरत पड़ी लोकेशन पता करने के लिए, क्योंकि अगर लोकेशन के लिए कोई और दूसरा साधन होता तो वास्को डी गामा को आने में उतनी परेशानियां नहीं हुई होती। और आप जानते हैं कि वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत में आया। कब आया वास्को डी गामा? वास्को डी गामा कब आया? 1498 एडी में आया। उसके पहले कोलंबस ही पता करने से चला था भारत में आने के लिए, सी रूट का पता करने के लिए। तो सी रूट को क्यों ढूंढ रहे थे? पहले भी व्यापार होते थे। आप अगर इतिहास में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि मेसोपोटामिया वालों का व्यापार भारत के सिंधु घाटी सभ्यता से होता था। यूनान की सभ्यता वालों का व्यापार भारत के सिंधु घाटी सभ्यता से होता था। उन दिनों तो जरूरत नहीं पड़ी। तो स्थल मार्ग भी कनेक्टेड थे उस समय। अब कौन से स्थल मार्ग से व्यापार होता था? एशिया महादेश के देशों का यूरोप महादेश के देशों से किस मार्ग से व्यापार होता था? तो वो रूट था सिल्क रूट। वो रूट था सिल्क रूट, जो कि चाइना से होते हुए सिल्क रोड कहिए या रूट कहिए, सिल्क रोड ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता था, ऐसे आता था। अगर हम इसको मैप के थ्रू देखें तो अगर ये हमारा इंडिया है, अगर हम इंडिया को बनाएं तो यहाँ पे चाइना है और यहाँ से ये रूट यूं आता था, ऐसे आता था। यह है सिल्क रूट। सिल्क रूट मध्य पूरा एशिया के देशों को यूरोप के देशों से जोड़ता था। ये एशिया हुआ और ये यूरोप हुआ। ये यूरोप एशिया को यूरोप से जोड़ता था। अगर हम इसको मैप पर भी देखने का प्रयास करें तो ये देखें, ये यहाँ पर चाइना है। ये पूरा यहाँ से ये जो कंटिनेंट है इसी को एशिया कंटिनेंट कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक एशिया कंटिनेंट है, ये ऑस्ट्रेलिया है। और इस एशिया के पूर्वी छोर से लेकर के चाइना से लेकर के पूरा ये रूट यूरोप तक आता था। और इसी रूट से एक मार्ग यूरोप में जाता था और एक मार्ग अफ्रीका के पूर्वी देशों तक पहुंचता था। और ये रूट सिल्क रूट केवल व्यापार के लिए नहीं था, बल्कि इसके माध्यम से व्यापारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियां होती थी। व्यापार तो होता ही था। क्या किसी का मेनली व्यापार होता था?
भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के मसाले, स्पाइसेस और कॉटन का माने कपड़ा का बहुत बड़ा व्यापार होता था एशिया के देशों से यूरोप के देशों में। और आप जहां तक जानते हैं कि गुप्ता पीरियड में तो भारत को सोने का चिड़िया भी कहा जाता था। व्यापारिक गतिविधियां काफी आगे बढ़ चुकी थी। तो ये सिल्क रूट जब तक बाधित नहीं हुआ, जब तक चलता रहा, तब तक यूरोप वासियों को सी रूट खोजने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पूरा एशिया और यूरोप लैंडमार्क से कनेक्टेड हैं, स्थल भाग से कनेक्टेड थे। इसी भाग से बहुत सारे धर्म गुरु अपनी धार्मिक गतिविधियां इन देशों में फैलाया करते थे। आपको ये भी पता होगा कि बौद्ध धर्म इन जगहों पर फैला, तो इस रूट का बहुत बड़ा योगदान था। और पॉलिटिकल एक्टिविटी इसमें काफी होती थी। यहाँ मंगोल है, मंगोलिया का राजा पूरा इस क्षेत्र पर शासन करता था। और जब वो ये रूट बाधित हुआ, तब यूरोप वासियों को यहाँ पर आने के लिए, एशिया में आने के लिए, या विशेष रूप से भारत में आने के लिए, क्योंकि भारत उन दिनों सोने का चिड़िया कहलाता था, समुद्री मार्ग की जरूरत पड़ी। और तभी कोलंबस और वास्को डी गामा जैसे समुद्र यात्री भारत की खोज में निकले। और कोलंबस गलती से यहां से चला आया अमेरिका, और वास्को डी गामा ये सी रूट, ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर से होते हुए हिंद महासागर में पहुंचा और भारत में प्रवेश किया। तो ये रूट को बाधित कौन किया, और ये रूट बनी कब से रूट काम कर रहा था, कब से सिल्क रूट काम कर रहा था? आज भी सिल्क रूट के लिए ही चीन जो है परेशान है, सिल्क रूट को डेवलप करना चाह रहा है। तो देखें कि कब से ये बाधित हुआ। सिल्क रूट बीसी की बातें हैं दोस्त। सिल्क रूट ईसा मसीह के पहले निर्मित हुआ था। सिल्क रूट कब हुआ था निर्मित? सिल्क रूट सेकेंड सेंचुरी बीसी से इस समय ये बना था, और 18वीं शताब्दी तक, 18th सेंचुरी एडी तक ये काम करता रहा। अब इन दिनों जिस समय ये रूट बाधित हुआ, इसको बाधित करने वाला शासक कौन था? तो दो शासक मध्य एशिया में बहुत बड़े साम्राज्य स्थापित करने में सक्षम हुए। एक था चंगेज खां, दो शासक महत्वपूर्ण हुए। एक था चंगेज खां और दूसरा था तैमूर लंग। लंग मतलब होता है लंगड़ा। तैमूर लंग लंगड़ा था। ये चंगेज खां 1162 ईस्वी में, 1162 एडी से लेकर के 1227 एडी तक राजा रहा। चंगेज खां के अपने जमाने में तूती बोलती थी। पूरा यूरोप और एशिया के देश इसे थर्राते थे।
चंगेज खां का नाम ही काफी था, सामूहिक कत्लेआम करवाता था, बहुत बड़ा क्रूर शासक था तो कबीले का प्रधान मंगोल का था। मंगोलिया आपको अभी दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मंगोलिया एक देश है, चाइना के ठीक ऊपर, और यहीं का रहने वाला था चंगेज खां, जो कि पूरा यूरेशिया पर शासन स्थापित किया। पूरा यूरेशिया पर। यूरेशिया किसे कहते हैं? यूरोप प्लस एशिया मिलाकर के यूरेशिया बनता है। यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया। इन पूरा यूरेशिया पर, एशिया महादेश कहाँ पे है? यहाँ पे यूराल पर्वत है, और यूराल पर्वत के ठीक इधर एशिया महादेश पड़ता है। ये सब एशिया महादेश है, और इधर यूरोप महादेश। तो चंगेज खां मध्य एशिया का शासक था। मध्य एशिया कहाँ है? ये जब हमारे भारत के ठीक ऊपर, ठीक कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब एरिया जो है वो मध्य एशिया का एरिया है। ये पूरा इस जगहों पर इसका शासन था चंगेज खां का। चंगेज खां एक बौद्ध था, बौद्धिस्ट था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके बावजूद वो क्रूरता उसकी पहचान थी। कहते हैं अपने जमाने में उसने इन जगहों पर साम्राज्य स्थापित करने के लिए 4 करोड़ लोगों का सामूहिक कत्लेआम करवाया था। ये भी कहा जाता है कि 4 करोड़ लोगों के कत्लेआम से 70% कार्बन का उत्सर्जन कम हो गया था, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो गया था। क्यों? क्योंकि इन सामूहिक कत्लेआम से जो शहर थे वो जंगल में कन्वर्टेड हो गए। गांव का गांव साफ कर दिया गया, शहर के शहर साफ कर दिया गया, लोग विहीन कर दिया गया, लाइफलेस कर दिया गया। और उन जगहों पर पेड़ पौधे जम गए, और सारे पेड़ पौधों ने कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लिया। ये भी रिसर्च में आया है। एक रिसर्च ये भी आया है 2003 में, वहां पर जेनेटिकली मेंशन हुआ कि वहां के वंशज जो थे वो किस कैटेगरी के थे, उनका डीएनए जो था वो किसके वंशज से मिलता है। तो उसमें भी साबित हुआ कि चंगेज खां के वंशज का डीएनए इन जगहों पर ज्यादातर लोगों में पाया गया है। उस ग्रुप में चंगेज खां का वंशज का डीएनए पाया गया है। 2003 का रिसर्च बता रहे हैं आपको। इतना बड़ा शासक था। और आप ये भी अनुमान लगाइए कि उन दिनों भारत में किसका शासन रहा होगा। तो इल्तुतमिश एक ऐसा बड़ा शासक था जो गुलाम वंश का शासक था। चंगेज खां के समय में भारत में इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश भारत में शासक था। इसने चंगेज खां के आक्रमण को रोक दिया। तो और यह शासक जो चंगेज खां था वो काफी निर्दयी था। मुस्लिम धर्म के लिए तो संहारक था। मुस्लिम धर्म को देखना नहीं चाहता था और काफी कत्लेआम करा। ईरान, इराक, सऊदी अरबिया तक के मुसलमानों को की हत्या करवाई। और हत्या उसका वो जन्मजात निर्दयी था। उसके दाहिने हाथ पर खून का धब्बा जन्मजात था। चलिए, चंगेज खां के 100 साल के बाद 1227 में चंगेज खां मरा। उसके बाद उसके वंशज शासन किए। उसके बाद
तैमूरलंग का शासन आता है। तैमूरलंग 1336 ईस्वी से, ये कब आया? 1336 एडी से 1336 एडी से 1405 एडी तक 1405 एडी तक तैमूरलंग का शासन रहा। यह भी काफी आततायी था। तैमूरलंग ही भारत पर आक्रमण किया और भारत के दिल्ली के सम्राट को, सुल्तान को, जो कि दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश का राजा था, उसको काफी बुरी तरह से हराया और फिर यहां भी सामूहिक हत्या की। हालांकि ये भी तो आततायी था, ये भी तो क्रूर था, लेकिन चंगेज खां की तरफ नहीं था। यहाँ पर वो दूसरे को, जैसे खिज्र खां आता है जो सैयद वंश का है, उसको प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करके फिर अपने मध्य एशिया में चला गया। तो तैमूरलंग का भारत पर आक्रमण कब हुआ? भारत पर आक्रमण कब हुआ? 1398 एडी में। और उस समय यहां पर शासन कौन था? नसीरुद्दीन महमूद शासक था। नसीरुद्दीन महमूद शासक था। तुगलक वंश का था ये, तुगलक वंश का था। इसको हरा करके तुगलक वंश को समाप्त कर दिया। 1414 में तुगलक वंश का समाप्ति हुआ, लेकिन उसके बाद लोदी वंश का साम्राज्य स्थापित हुआ, लेकिन वो हटा दिया गया खिज्र खां द्वारा। खिज्र खां किसका प्रतिनिधि था? तैमूरलंग का। और इस तरह से 1162 से लेकर के 1405 तक लगभग 300 साल तक ये मध्य एशिया का क्षेत्र प्रभावित रहा। और इन्हीं दिनों यूरोपवासियों को, अंग्रेजों को भारत का सी रूट खोजने की जरूरत पड़ी, समुद्री मार्ग खोजने की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि उनको भारत के मसाले चाहिए थे। यूरोप जो है वो ठंडा प्रदेश है, और ठंडा प्रदेश में तो उन लोगों को मसाले की जरूरत थी, इसलिए भारत की ओर उन्मुख हुए और सी रूट का पता लगाया। और तभी वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आता है। लेकिन भारत आने में उन लोगों को काफी कठिनाइयां होती थी। कैसे जाएं? हमेशा भटकने का डर रहता था। कुछ दिनों के बाद चुंबकीय सुई का इन्वेंशन हो गया। कंपास जिसको कहते हैं, चुंबकीय सुई का इन्वेंशन हुआ। अब चुंबकीय सुई की मदद से पूर्व पश्चिम का ज्ञान समुद्र में होने लगा लोगों को, कैसे, कहाँ, किस दिशा में जाना है। लेकिन एक्यूरेट वैल्यू का पता नहीं चलता था। जाना है भारत में, पहुंच जाते थे इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में जाना है चले जाते थे चाइना में, पाकिस्तान में, अलग अलग जगहों पर चले जाते थे, भटक जाते थे। इसीलिए उन लोगों ने पृथ्वी पर ग्लोब पर कुछ रेखाओं की रचना की, कुछ रेखाएं खींची, जो कि काल्पनिक रेखाएं थी। लोगों को बताने के लिए, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने के लिए रेखाएं खींची गई थी। तो देखें कैसी रेखाएं खींची गई और क्या उसकी अहमियत थी। अगर ये ग्लोब है, यहां पर किसी भी जगह को दिखाना है, तो इसको दिखाने के लिए
यहाँ पर बहुत सारी रेखाओं के द्वारा इसको हम दिखा सकते हैं। हम बता सकते हैं कि मान लीजिए कि इस रेखा की नंबरिंग हुई 5, इधर से करें 1 2 2 3, यहाँ पे 4 कर दें, 5 कर दें और 6 कर दें, तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर अमुक देश, एक्स नाम का देश 4थी रेखा से थोड़ा सा ऊपर है। देखिए 4थी रेखा से तो ऊपर है तो बता सकते हैं, लेकिन 4थी रेखा से ऊपर है तो यहाँ भी ये भी जगह ऊपर हो सकता है, ये भी जगह ऊपर हो सकता है, ये भी जगह हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। कहाँ पे आदमी जाए, कैसे कि एक्स के पास ही पहुंचे, उसके लिए एक खड़ी रेखा की जरूरत पड़ी, ऐसे परपेंडिकुलर रेखा की जरूरत पड़ी। तब हम ये बता सकते हैं, यहाँ पर इसकी भी नंबरिंग अगर कर दें 1 2 3 4 5, तो ये बता सकते हैं कि एक्स नाम का जो देश है, ये 6 भी मान लीजिए, ये 6 मान लीजिए। एक्स नाम का जो देश है वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है 4, चौथी लाइन के ऊपर, और परपेंडिकुलर लाइन जो है, लंबवत जो लाइन है, 6ठा लाइन के बाद है। तो अब यहाँ पर नहीं जा सकता है वो, यहाँ पर नहीं आ सकता है व्यक्ति, वो आएगा यहाँ पर। और इन्हीं रेखाओं को तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कहते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा है, इन क्षैतिज रेखाओं को कहते हैं अक्षांश रेखा, अक्षांश या लैटिट्यूड। लैटिट्यूड यह है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा है। अगर हिंदी में इसको कहें तो क्षैतिज रेखा है। और जो लंबवत रेखा हुई जो कहते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड माने देशांतर, तो इन्हीं अक्षांश और देशांतर रेखाओं से इस ग्लोब पर स्थित जगहों की जानकारी प्राप्त करते हैं, स्थिति की पता करते हैं, लोकेशन का फाइंड आउट करते हैं, लोकेशन को पता करते हैं, कहां पर कौन सा लोकेशन है, एक्यूरेट लोकेशन। और इन रेखाओं की जानकारी हम अगले वीडियो में आपको विस्तार से देने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो हम बताएंगे कि आखिर रेखाएं खींची कैसे गई है, इन रेखाओं का इंपॉर्टेंस क्या है। और बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं अक्षांश देशांतर को, 1-2 चैप्टर खत्म करते हैं। मैं तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर ही आपकी ज्योग्राफी का 80% सिलेबस कवर करवा देता हूँ और करवाऊंगा। चलिए कल मिलते हैं। ओके, वेरी वेरी थैंक्स।